गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। और सुप्रभात इसलिए कि मैं सुबह सुबह इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफ़ी शांति है जेएनयू में। आप देख सकते हैं, खासकर 9 बजे से पहले, 8 साढ़े 8 से पहले काफ़ी शांति होती है। तो इसी शांति में इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काफ़ी दोस्तों का, खासकर जो पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो पीएचडी एडमिशन को लेकर जनरली एंड पार्टिकुलरली जेएनयू पीएचडी एडमिशन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है और डाउट्स थे। और उसी डाउट्स और कन्फ्यूजन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। और कन्फ्यूजन और डाउट्स क्रिएट हुआ है यूजीसी का अगर न्यू गाइडलाइंस आया है पीएचडी एडमिशन को लेकर, और जेएनयू ने भी एक नोटिस निकाला है कि इस पर पीएचडी एडमिशन प्रोबेबली किस मोड में होगा और एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा, उसी पर मैं बात करूँगा। और खासकर मेरा फोकस जो होगा वो आपका जेएनयू पीएचडी एडमिशन ही होगा। तो और कोशिश करूँगा कि मैंने अभी कुछ दिन पहले स्पीकिंग फॉर मार्जिन प्लेटफॉर्म पर एक पीएचडी ओरिएंटेशन लिया था। तो मैं देखा कि दोस्त जो खासकर पीएचडी एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं इस साल, काफ़ी कंफ्यूज हैं, काफ़ी परेशान हैं। तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आए और कुछ डाउट्स, और भी लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि पीएचडी एडमिशन को लेकर थोड़ा सा क्लियरिटी कीजिए इस पर। तो सबसे पहले देखिए कि इस बार जो पीएचडी एडमिशन होगा, जनरली पहले पीएचडी एडमिशन जो होता था जेएनयू में वो जेआरएफ के थ्रू होता था और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता था। अगर आपके पास जेआरएफ है तो कुछ सेंटर जेआरएफ के थ्रू सीट निकालते थे और उसमें कुछ नहीं करना पड़ता था, एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता था और आपको डायरेक्ट वाइवा वॉइस और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। और उसमें 100% वेटेज आपका इंटरव्यू का होता था। जैसे मैं लॉ एंड गवर्नेंस का दूँ, जैसे पिछले बार वहाँ 12 सीट आया था जेआरएफ के थ्रू, तो वहाँ आप अप्लाई करते थे और जेआरएफ के थ्रू अपना रिसर्च प्रपोजल लेकर जाते थे, इंटरव्यू होता था और आपका रिजल्ट आता था। और उसमें आप अगर रिजल्ट में अगर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, उसी तरह कुछ सेंटर थे, जैसे सीपीएस, मैं जिस सेंटर से मैं आता हूँ वहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता था और एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप कट ऑफ पार करते थे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। और इंटरव्यू और आपका एंट्रेंस एग्जाम दोनों को कंबाइन करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था। और जो एंट्रेंस एग्जाम है उसका 70% वेटेज होता था। ये तो रहा कंटेक्स्ट कि जेएनयू में एडमिशन कैसे होता था। मैं कंटेक्स्ट इसलिए बताएं कि आप लोगों का जो चेंजेज हुआ है उसको अच्छे से आप समझ पाएँ। तो अभी चेंजेस क्या हुआ है कि इस बार जो नोटिफिकेशन निकाला है जेएनयू एडमिन, उसमें अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट बात है कि जो यूजीसी का अपडेट आया है कि इस बार जो पीएचडी एडमिशन होगा वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम जो होता है साल में 2 बार, जून और दिसंबर में, उसी के बेसिस पर एडमिशन होगा। उसको मैं बताऊंगा। उसके पहले जो जेएनयू का नोटिस है उसको हम लोग समझते हैं। जेएनयू का नोटिस कहता है कि कुछ जो जेआरएफ के थ्रू जो एंट्री होता था, जेआरएफ के थ्रू जो एडमिशन होता था वो तो होगा ही। उसके बाद सेकेंड जो है नेट स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि लॉ एंड गवर्नेंस है। लॉ एंड गवर्नेंस में अगर जेआरएफ के थ्रू 15 सीट निकल रहा है तो वहाँ जेआरएफ वाले कैटेगरी अप्लाई करेंगे। और जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड होता है, आपको पता है। जेआरएफ अगर आपके पास है और 3 साल के अंदर, मान लीजिए आपने 22 दिसंबर 22 में आपने क्वालिफाइड किया जेआरएफ, तो आपका 25 दिसंबर तक जेआरएफ आपके पास वैलिड होता है। उसके पहले आप कभी भी उसको क्लेम कर सकते हैं, कहीं भी एडमिशन लेकर पीएचडी में, ठीक है। तो जेआरएफ, जैसे मैं बात इसलिए बोला कि बहुत लोगों का डाउट है कि क्या जो न्यू नोटिफिकेशन आया उसके बाद जेआरएफ की वैलिडिटी कितनी रहेगी। वैलिडिटी जेआरएफ की में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, मान लीजिए कि जैसे लॉ एंड गवर्नेंस में है जेआरएफ के थ्रू सीट निकलेगा 15, तो वहाँ जेआरएफ वाले जो भी होंगे तो अप्लाई करेंगे, नेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बात अब वहाँ आता है कि बच्चे कन्फ्यूज हैं कि मान लीजिए जैसे SIS है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, या SSS है, वहाँ पर कुछ सेंटर थे जो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते थे। जैसे मान लीजिए CPS है, उसी तरह आपके सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो यहाँ पर जेएनयू में सोशल सिस्टम कहा जाता है, आपके एंट्रेंस एग्जाम लेते थे। एंट्रेंस एग्जाम का 70% वेटेज होता था और इंटरव्यू का 30% वेटेज होता था। तो इन सेंटर में जो अभी चेंजेज हुआ है, जो अपडेट आया यूजीसी के थ्रू, तो इन सेंटर में आपका एडमिशन कैसे होगा। तो इसमें आपके नेट स्कोर जो है आपका, उसका 70% वेटेज होगा और आपके 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का होता है। अब सवाल आपका उठेगा कि मान लीजिए सर नेट के बेसिस पर आपका एडमिशन हो रहा है इन सेंटर में, CPS में, सोशोलॉजी में, या और अदर सेंटर जहाँ पर नेट के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं, तो वहाँ 70% वेटेज कैसे तैयार किया जाएगा, सबसे बड़ा डाउट और सबसे बड़ा कंसर्न था। तो वहाँ 70% वेटेज जो आपका नेट स्कोर में जो आपका मार्क्स आएगा उसके आधार पर वेटेज तैयार किया जाएगा। जो मैंने अभी फैकल्टी से बात किया, और इस पर मेरे हिसाब से एक अस्पष्टता तब आएगी जब प्रोस्पेक्टस आएगा, तब पता चलेगा। लेकिन अभी जो अनुमानित, और मैं जो फैकल्टी हैं कुछ उन लोगों से बात किया, उससे मुझे जहाँ तक लगा कि आपके, मान लीजिए इसमें एक और सवाल है कि नेट स्कोर के आधार पर एडमिशन होगा तो क्या उसमें जेआरएफ वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि हाँ, जेआरएफ वाले उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि जेआरएफ वालों को तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो जनरली जेआरएफ वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता था पहले भी। जैसे आप देखिएगा कि जो जेआरएफ से होते थे वो 3 सेंटर में मैक्सिमम अप्लाई करते थे, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में भी अप्लाई करते थे। तो इस बार भी जो नेट के बेसिस पर जहाँ भी एडमिशन होगा, नेट स्कोर के बेसिस पर जहाँ भी एडमिशन होगा, वहाँ आपके स्कोर कार्ड जो होगा, यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम दीजिएगा उसमें आपका स्कोर कार्ड होगा, उसी के आधार पर आपका परसेंटेज बनेगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, मान लीजिए कि हम A और B हैं, A के पास जेआरएफ है, ऑब्वियस सी बात है कि A का जो वेटेज होगा वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मार्क्स जो स्कोर कार्ड है वो ज़्यादा होगा। उसी तरह मान लीजिए B के पास नेट है, उसका 100 क्वेश्चन सही है नेट जेआरएफ में, और जो A है वो जेआरएफ उसके पास 106 क्वेश्चन उसका सही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो नेट स्कोर वेटेज बनेगा वो आपसे ज़्यादा होगा। तो जनरली अगर देखा जाए तो, और साधारण शब्दों में कहूँ इसको मैं, तो जो जेआरएफ वाले हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है इस प्रोसेस से, क्योंकि
JRF वाले के पास मार्क्स ज़्यादा होता है, तो जब 70% वेटेज बनाया जाएगा जो नेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर, वो आपका उनका ज़्यादा होगा और 70% वेटेज उसका होगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू को होगा। मैं आशा करता हूँ कि मैं जो बात समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा संदेह था और जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा था कि दूसरे सेंटर में जैसे मान लीजिए SIS है, IR इंटरनेशनल रिलेशन का, तो वहाँ पर जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो अभी लेटेस्ट मेरे हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं आप क्योंकि JNU के बहुत सेंटर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर चलता है और मेरे हिसाब से वहाँ भी आप अप्लाई करिएगा। और वहाँ भी अगर कोई सेंटर अगर JRF के थ्रू अगर एंट्री ले रहा है, मान लीजिए CPOT है, अगर JRF के थ्रू एंट्री ले रहा है तो JRF जिनके पास है उन्हीं का एडमिशन होगा। उसी तरह अगर नेट के बेसिस पर ले रहा था, नेट स्कोर कार्ड का आपका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है तीसरा जो कि मान लीजिए बहुत सेंटर हैं जहाँ पर जिस सब्जेक्ट में आपके UGC नेट पेपर नहीं होता है, तो JNU का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद उसमें लिखा है कि अगर आपके पास मान लीजिए जैसे लेबर स्टडीज़ है, तो लेबर स्टडीज़ का नेट पेपर नहीं होता है, UGC नेट पेपर नहीं होता है, तो लेबर स्टडीज़ अगर चाहे तो एंट्रेंस एग्जाम ले सकता है। ये आपका एडमिन का नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो इससे क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ PhD एडमिशन को लेकर, तो देखिए इस बार जनरली जो सेंस हो रहा है कि आपका PhD एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। दूसरी बात कि आपका जो UGC का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसको पढ़िए, उसमें स्पष्ट क्लियरली लिखा हुआ है कि आपके पास JRF के थ्रू एडमिशन होगा, आपका नेट के थ्रू होगा और एक थर्ड कैटेगरी क्रिएट किया गया है उसमें कि आप अगर मान लीजिए नेट क्वालिफाई भी नहीं करते हैं, JRF क्वालिफाई भी नहीं करते हैं, एक थर्ड कैटेगरी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा UGC की तरफ से जो सिर्फ और सिर्फ PhD के लिए वैलिड होगा और PhD एडमिशन के लिए वैलिड होगा और 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसमें एक सवाल और दोस्तों का था कि मान लीजिए कि जो PhD एडमिशन जो नेट है और आपका जो थर्ड कैटेगरी है जो सर्टिफिकेट मिल रहा है UGC की तरफ से वो 1 साल के लिए वैलिड होगा, तो क्या जो दिसंबर जो 2023 में दिए थे जिनके पास नेट है वो आपका इस साल के एडमिशन में वैलिड होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से वैलिड होगा, क्योंकि अगर 1 साल के लिए वैलिड मानते हैं तो आपका दिसंबर 2024 तक वैलिड रहेगा। तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए उसके लिए। अगर आपके पास नेट है और 2023 में आपने क्वालिफाई किया है तो आपका दिसंबर 2024 तक आपका वैलिड है, तो आप PhD एडमिशन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा बात कि आपके पास JRF है और JRF आपने 1 साल इधर मान लीजिए आपने दिसंबर 2023 में JRF क्वालिफाई किया है, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको रिसर्च प्रपोजल पर काम करना चाहिए, क्योंकि JRF 3 साल तक वैलिड होता है। उसके बाद एक सवाल था कि सर अब मेरा JRF है और अगर नेट के बेसिस पर एडमिशन हो रहा है तो क्या JRF वाला अप्लाई कर पाएंगे? ऑब्वियसली कि अप्लाई करेंगे। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नेट के बेसिस पे एडमिशन होगा तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि JRF वाले उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपके पास JRF है और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आप रिसर्च प्रपोजल पर काम करो और रिसर्च प्रपोजल अच्छा बनाओ। उसी तरह अगर आपके पास नेट है, अगर आपने 2023 में नेट क्वालिफाई किया है तो दिसंबर 2024 तक आपका वैलिड है। और जिनके पास नेट और JRF नहीं है उनको कोशिश करना चाहिए कि जून 2024 है उस एग्ज़ाम को सीरियसली लें, क्योंकि PhD एडमिशन पहले क्या होता था कि नेट और JRF को हम लोग सिर्फ और सिर्फ फेलोशिप के बेसिस पर देखते थे। अब अभी आपका एडमिशन का बेसिक क्राइटेरिया हो गया, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा PhD में, तो उसको सीरियसली लो। और 2024 का जो जून का JRF का एग्जाम होने वाला है उसका अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपके पास नेट नहीं है, JRF नहीं है, और कोशिश कीजिए कि आपके पास JRF हो जाए, क्योंकि एक फेलोशिप होता है आपके पास, तो PhD करना आसान होता है आपके लिए। और बस यही आपके डाउट है। जो भी अगर आपका कोई भी डाउट्स और कंसर्न्स हो PhD एडमिशन को लेकर, तो मेरा इंस्टा ID है वी सुधारती, उसको आप, या विकास शमशेर मेरा फेसबुक ID है, वहाँ आप जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका सीरियस कंसर्न हो तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके कंसर्न या डाउट है उसको सॉल्व किया जाए, या नेक्स्ट वीडियो बनाकर मैं उस पर कुछ क्लियरिटी ला पाऊँ। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।